नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार तीसरी बार इस पद को ग्रहण किया है। हालांकि इस बार की सरकार में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी 2014 और 2019 में थी। इन दोनों कार्यकाल के दौरान बीजेपी अकेले ही बहुमत के आंकड़े को पार कर गई थी। फिर भी सरकार में सहयोगी दलों को भी साथ रखा गया था। इस बार स्थिति उलट है। इस बार की एनडीए सरकार में सहयोगी यानी अलायंस पार्टनर के सहारे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 2024 का जनादेश आने के बाद से ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार देश में मजबूत और टिकाऊ सरकार मिलेगी। तमाम गुड़ा भाग लगाए गए और इसकी वजह भी वाजिब है, क्योंकि इससे पहले भी देश में गठबंधन की सरकारें बनी और कई मौकों पर गठबंधन के दलों में मतभेद होने के कारण ये सरकारें गिर भी गई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बारे में बताएंगे कि आखिर कितनी बार देश में गठबंधन की सरकार बनी और कितने समय तक बरकरार रही। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने के बाद अब बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। यह पहली बार है जब मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। इससे पहले 2001 से 2013 तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री रहे तो भाजपा की बहुमत वाली सरकारें रहीं। देश के संसदीय इतिहास में 10 साल बाद फिर से गठबंधन सरकार का दौर लौट रहा है, जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। साल था 1977, जिसमें कई दलों ने मिलकर एक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। यह देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। जीत के बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी जी के नेतृत्व में गठबंधन 2 साल तक चला, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूट गई। सरकार के गृह मंत्री रहे चरण सिंह ने पार्टी से अलग होकर जनता पार्टी सेक्युलर बनाई। कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। यह देश में गठबंधन का पहला प्रयोग था। यह प्रयोग केवल 23 दिनों तक चला। 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह सरकार ने शपथ ली। 20 अगस्त 1979 को जब नई सरकार को बहुमत के लिए संसद का सत्र बुलाया गया तो कांग्रेस ने चरण सिंह सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। इसके बाद चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि नए सरकार के चुनाव होने तक चरण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर बने रहे। इसके बाद 1980 में देश में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें जीतकर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई। 1980 के लोकसभा चुनाव के करीब 9 साल बाद देश में एक बार फिर गठबंधन की सरकार वाला दौर लौट आया। 1989 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यह पहली बार था जब किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। चुनाव के लिए पूर्व कांग्रेस नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा नाम से एक नया गठबंधन बनाया। बीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल ने 143 सीटें हासिल की। बीपी सिंह को भाजपा और लेफ्ट ने बाहर से समर्थन दिया। वहीं डीएमके, एजेपी और टीडीपी जैसे दल सरकार का हिस्सा भी बने। इस तरह कुल 280 सांसदों के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वहीं 194 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी। बीपी सिंह की यह सरकार 1 साल भी नहीं चल सकी। 1990 का वह वक्त था जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन अपने चरम पर था। इसी आंदोलन के दौरान भाजपा के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए देशव्यापी यात्रा निकाल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। यानी कि इस दौरान उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद भाजपा ने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस सियासी घटनाक्रम के बाद एक और गठबंधन सरकार बनाने की कवायद हुई। इसी कड़ी में राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा रही जनता दल 2 धड़ों में बंट गई। जनता दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर नवंबर 1990 में कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से बीपी सिंह के बाद प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर की सरकार भी चंद महीनों के बाद गिर गई। 1991 में नई सिरे से आम चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता पीवी नरसिम्हा राव जनता दल के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में कांग्रेस को 244 सीटें मिली और वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। नरसिम्हा राव ने 5 साल तक अल्पमत की सरकार चलाई। 1996 में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। भाजपा ने 161 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 140 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और जनता दल 46 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर। कई छोटे दलों के समर्थन के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वे संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सके। उनकी सरकार केवल 13 दिन ही चल सकी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद संयुक्त मोर्चा बना। एसडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चा में जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के साथ साथ वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थीं। यह गठबंधन भी आपसी झगड़े के कारण बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और देवगौड़ा की सरकार 1 साल के भीतर ही गिर गई। इंद्र कुमार गुजराल ने देवगौड़ा की जगह ली,
लेकिन उनकी सरकार भी 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। 1998 के लोकसभा चुनाव में देश में एक बार फिर गठबंधन की सरकार आई। 1998 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए नाम से नया गठबंधन बनाया, जिसमें शिवसेना और एआईडीएमके जैसी पार्टियां शामिल थीं। यह सरकार 13 महीनों तक चली। उसके बाद एआईडीएमके ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की और 299 सदस्यों के समर्थन के साथ वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार वाजपेयी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। यह देश की पहली गठबंधन की सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 2004 में एनडीए को फिर झटका लगा। इन चुनावों में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए नाम से देश में एक नया गठबंधन बना। पहले यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया, जो वित्त मंत्री रह चुके थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन को 2009 में चुनाव के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। एक बार फिर कांग्रेस ने 2009 से 14 तक गठबंधन की सरकार चलाई। करीब 10 साल बाद देश में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके मुखिया अब नरेंद्र मोदी हैं। अब सरकार का गठन हो चुका है। ऐसे में भले ही रजग में यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, मगर भविष्य में यह स्थिति जारी रहने की गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी सहयोगी यानी कि टीडीपी ने भाजपा की विचारधारा के इतर आंध्र प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम कोटा बहाल करने की पहले से ही घोषणा कर रखी है। सवाल है कि जब भाजपा अपने मूल एजेंडे में शामिल यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून की राह में आगे बढ़ेगी, तब इन दलों का रुख क्या होगा, क्योंकि टीडीपी के साथ साथ नीतीश कुमार भी हैं। जाहिर तौर पर आगाज अच्छा होने के बावजूद भाजपा के सामने इन मुद्दों पर आगे बढ़कर अपने मूल वोट बैंक को साधे रहना और इसके लिए सहयोगी दलों को राजी करने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी राज्य में मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखना चाहती है। ऐसे में भाजपा को अपने मूल एजेंडे पर आगे बढ़ने और इसे अमली जामा पहनाने की बड़ी चुनौती है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।